नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार में वोट को प्रभावित करने में कौन सबसे आगे है, चिराग पासवान या मुकेश सहनी? क्या चिराग पासवान अपने गठबंधन के लिए वोट को प्रभावित करने में माहिर होंगे या मुकेश सहनी जनता के बीच जाकर अपने गठबंधन के लिए वोट जुटाएंगे? आज हम इसी विषयों पे चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से कि क्या चिराग पासवान भारी होते हैं या मुकेश सहनी आगे होते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी नेता एक भी सीट कम लेने के लिए तैयार नहीं है। जहां चिराग पासवान 40 का 40 सीट लेने का दावा कर रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी भी एक सीट कम लेने को तैयार नहीं है। तो इसमें कौन किस पे भारी है, आइए जानते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। कौन ये दोनों जो खिलाड़ी हैं गठबंधन के, एक महागठबंधन के और दूसरे एनडीए के, तो ये चिराग पासवान भारी होंगे या मुकेश सहनी आगे निकल जाएंगे? देखिए, दावा तो दोनों नेता कर रहे हैं जी, लेकिन असली खेल तो जनता को करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता किसको स्वीकार करेगी ये निर्भर करता है कि वोट किधर ट्रांसफर होगा। वैसे चिराग पासवान ने भी 40 में 40 सीट मोदी जी को देने का दावा कर रहे हैं और मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार बिहार में एनडीए का दाल नहीं गलने देंगे, वही जीतेंगे और वे जिता देंगे। तो दावेदारी तो सब कर रहे हैं और बिहार की राजनीति इन दोनों नेताओं के दावेदारी से गर्म है। तो किसकी मजबूत दावेदारी है और किसकी खोखली है? अब देखिए, यही तो समझना है। चिराग पासवान का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, चिराग पासवान का पकड़ क्या है, चिराग पासवान की कार्य योजना क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, वे किस तरह की राजनीति करते हैं और मुकेश सहनी किस तरह की राजनीति करते हैं। जब आप इस बात को समझिएगा तो आप समझ जाइएगा कि बिहार की राजनीति में कौन ज्यादा वोटों को प्रभावित करके अपने पाले में लाएगा और किनका बेस वोट आधार ज्यादा है। अब देखिए, चिराग पासवान को जब आप बात करेंगे ना, तो चिराग पासवान का एक राजनीतिक बैकग्राउंड है। शुरू से ही उनके पिता रामविलास पासवान की लेगेसी है उनके साथ। और जब आप चिराग पासवान को बात करते हुए देखेंगे तो कभी भी चिराग पासवान केवल अपने जाति या अपने वर्ग तक सीमित नहीं रहते हैं, उनका दायरा बड़ा है। वो पूरे बिहार की बात करते हैं और पूरे बिहार के लोगों के विकास की बात करते हैं। तो ऐसे ही उनका दायरा बढ़ जाता है। फिर चिराग पासवान को देखेंगे तो उनका लोजपा 6 सांसद उनके हैं थे, मतलब जब तक पार्टी नहीं टूटी थी 6 सांसद पिछले बार जीते थे। इस बार भी 5 सीट उनको मिला हुआ है। इसके पहले भी उनके एमपी रहे हुए हैं, लंबा गठबंधन है 14 से। और मुकेश सहनी का क्या है राजनीतिक आधार? मुकेश सहनी की पार्टी अभी जुम्मा जुम्मा अपने बल पर कुछ सीटें भी नहीं लाई है। 4 सीट बीजेपी के सहयोग से विधानसभा में लाई थी, उसमें से भी 3 लोग भाजपा में चले गए और एक की मृत्यु हो जाने के बाद जब वहां चुनाव हुआ तो दोनों हार गए, जब गठबंधन टूट गया था। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी जब कुछ बात बोलते भी हैं तो उनमें स्थिरता नहीं दिखता। कभी वो जिसके साथ रहते हैं उसी के को कह देते हैं कि पीठ में छुरा घोंप दिया। तो इसीलिए अभी तक उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता उतनी बनी नहीं। दूसरा, मुकेश सहनी सिर्फ निषाद समाज की बात करते हैं। तो बिहार में कोई भी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, किसी एक समाज को लेकर आप कभी भी बड़े नेता नहीं बन सकते। और इस बात को नीतीश कुमार बहुत पहले अच्छे से समझ गए थे, इस बात को लालू यादव अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने पूरा पिछड़ा समुदाय और उसके बाद सर्व समाज की भी बात आजकल हो रही है। तो वो इस बात को समझते हैं कि यदि बड़ा नेता बनना है तो फिर एक समाज को पकड़ के चलने से नहीं होगा। वो आपको पहचान दिला देगा, 2-4 सीट दिला देगा, कहीं किसी सीट पे आपको आगे बढ़ा देगा, लेकिन जब पूरे बिहार की बात होगी तो वहां पे आप पीछे हो जाएंगे। तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी में यही अंतर है। तो नो डाउट चिराग पासवान मुकेश सहनी पर पहले भी भारी थे
और अभी भी भारी है। अभी जो है, अभी भी देखिए अब कैसे भारी है। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं कि चिराग पासवान भारी ये है। उनका बयान भी आता है विरोधियों पे तो बड़ी शालीनता के साथ आता बयान को तो छोड़िए, अभी स्ट्रेंथ है देखिए। जी। 5 लोकसभा के सीट बीजेपी ने उनको दिया है और इनको कितना मिला है? 3 तीन। सीट। तो 5 और 3 यहीं पे अंतर आ गया कि आपका वजूद कितना है और उनका वजूद कितना है। दूसरा, चिराग पासवान को अब कभी भी ये नहीं समझ देखते होइएगा कि केवल पासवानों के लिए वे बात कर रहे हैं। वे दलित नेता हैं, वो पासवान के नेता हैं, बिहार फर्स्ट की लेकिन बात करते लेकिन हैं वो बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। वो सबको साथ लेकर चलते हैं। कभी भी वो ऐसा बयान नहीं देते हैं जिसको लेकर उनको पकड़ लिया जाए। और मुकेश सहनी के 2 महीने में 5 बयान ऐसे आ जाएंगे जिनको पकड़ के उनके विरोधी उनकी खिंचाई कर देते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर ही उन्होंने किस तरह से बयान दे दिया। चिराग पासवान की समझ, राजनीतिक समझ यहाँ तक है जी बिल्कुल। कि दूर भी हैं तो इतनी शालीनता से हैं कि जब पास जाएंगे तो कभी बयानों को लेकर उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। इस बात को समझिए। तो राजनीति में इस सब के बहुत अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीआईपी पार्टी जो है, जो मुकेश सहनी का है, उन्हें झंझारपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण ये 3 सीट मिला है। जबकि चिराग पासवान को हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई ये 5 सीटें मिली है। तो देखिए झंझारपुर में स्थिति कैसी है। झंझारपुर में स्थिति ऐसी है कि वहां जिस तरह की लड़ाई है उसमें वीआईपी को नुकसान होने वाला है। वहां पूरी संभावना है क्योंकि वहां लड़ाई त्रिकोणीय फंसी हुई है। राजद और वीआईपी के ही विद्रोही मान लीजिए गुलाब यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो रामप्रीत मंडल को इससे लाभ हो रहा है और वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं वहां पे सुमन महासेठ, उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। गोपालगंज में वही स्थिति है और पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह के खिलाफ लड़ना है। तो राधा मोहन सिंह को तो आप जानते हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। मोतिहारी के भीष्म पितामह भी उनको कहा जाता है राजनीति का। तो ये मामला है। तो तीनों सीट में स्थिति डावाडोल है। वहीं यदि आप चिराग पासवान को देखेंगे तो हाजीपुर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहां से हाजीपुर से लगभग अब तो रामा सिंह भी आ गए हैं इस खेमे में। तो कैसे सेट किया उन्होंने ये आप समझिए। उसके बाद वैशाली, मुकाबला जोरदार है। वैशाली में पिछले बार भी उनके ही सांसद थे। समस्तीपुर में संभवी चौधरी को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। खगड़िया में भी उसी तरह की लड़ाई है और जमुई में उनके जीजा चुनावी मैदान में बिल्कुल अपना ही सीट दे चुके हैं। अपना ही सीट दे चुके हैं। तो इस मामले में चिराग पासवान और मुकेश सहनी में कोई तुलना नहीं किया जाएगा क्योंकि अब देखिए ना, मुकेश सहनी के साथी भी जो हैं वो बहुत जल्दी पाला बदल लेते हैं। जैसे पिछले चुनाव में उनके साथी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे, कोषाध्यक्ष भी कुछ दिनों तक हुए थे वीआईपी पार्टी के, उनके मुकेश सहनी के। वो अब बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनावी खेल में मुझे जो लगता है चिराग पासवान भारी पड़ेंगे और चिराग पासवान में एक ये कैपेसिटी है कि अपने वोटों को वो ट्रांसफर करा देते हैं। 2020 का चुनाव भी ये साबित करता है कि किस तरह जदयू को उन्होंने 43 सीटों पर समेट दिया, छक्के छुड़ा दिए। तो चिराग पासवान को ये प्रूफ नहीं करना है कि उनकी राजनीतिक शक्ति है। शक्ति नहीं होती तो उतने विरोध के बावजूद 5 सीट चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी जी नहीं देते, भाजपा नहीं देती, बहुत मुश्किल से देती है। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिला, जीतन राम मांझी को 1 सीट मिला और सांसदों का टिकट काट कर चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान की यदि बात करेंगे तो उसमें चिराग पासवान मुकेश सहनी से बहुत भारी पड़ेंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति में आप देखेंगे यदि कुछ युवा चेहरों को, तो उसमें तेजस्वी यादव है, उसमें चिराग पासवान है, उसमें सम्राट चौधरी हैं, उसमें मुकेश सहनी भी हैं, उसमें कन्हैया कुमार को भी एक जोड़ा जाता है, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री पर ही बैन लगी रहती है, इसलिए उनकी बातें करना वैसा नहीं होगा क्योंकि न अभी वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए तो आगे क्या करेंगे।
तो मामला यदि 4 युवाओं की करते हैं तो इन 4 युवाओं में चिराग पासवान डायनेमिक है। तेजस्वी यादव तो है क्योंकि उनके पास लालू यादव की विरासत है, माता पिता सभी मुख्यमंत्री रहे हैं, वे खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं 2-2 बार, तो इसलिए तेजस्वी यादव के पास तो वो लेगेसी है। लेकिन उसके बाद यदि किसी के पास राजनीतिक पावर है तो चिराग पासवान है, जिनका व्यक्तिगत पावर उतना है। मान लीजिए सम्राट चौधरी तो बीजेपी के प्रत्याशी है, बीजेपी के अध्यक्ष है, बीजेपी के आधार पर उनका बलशाली बने हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान अपने बल पर अपनी पार्टी को जिंदा किए और बिहार की राजनीति में जमे हुए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान में यदि आप तुलना करेंगे तो चिराग पासवान बहुत भारी पड़ेंगे मुकेश सहनी पे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का कद कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से बड़ा हो गया है। लेकिन इस बड़े कद का लाभ इस चुनाव में कितना दिला पाते हैं ये समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।